शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है राज का नीति निषेधक तत्व है। तो सबसे पहले जानेंगे कि राज का नीति निषेधक तत्व होता क्या है। तो इसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। खास करके राज के नीति निषेधक तत्व जब संविधान का निर्माण हुआ था तो वे कुछ अधिकार को इसमें डाल दिया गया था जो उस समय राज को देना मुमकिन नहीं था या देश को देना मुमकिन नहीं था। क्योंकि उस समय हमारे देश के पास संसाधन का अभाव था। तो उस समय जो हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, तो उन्होंने जो जरूरत का चीज है, जो एक देश को, एक राज्य को अपने नागरिक को देना चाहिए, तो जो दे दिया मौलिक अधिकार में, जो तो नेसेसरी था, एकदम निहायत जरूरी था, उसको तो मौलिक अधिकार का पार्ट बना करके दे दिया गया। लेकिन कुछ पार्ट जो उस समय संसाधन के अभाव में राज्य या देश नहीं दे सकता था, तो उसको राज के नीति निषेधक तत्व के तहत रखा गया, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में राज का नीति निषेधक तत्व कहां से लिया गया है। तो एकदम याद रखिएगा, आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? तो राज का नीति निषेधक तत्व को लिया गया है आपके देश में आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। और भाग केमा है, तो भाग जो है आपका 4 याद रखना है। भाग 4, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 36 से 51 आपका क्या है? राज्य के नीति निषेधक तत्व के तहत रखा गया है। तो यह क्या करता है कि यह एक निर्देश देता है, केंद्र के द्वारा राज्य को एक ऐसा निर्देश दिया जाता है कि वह एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करे। ठीक है। तो जो राज्य अपने यहाँ जो कानून भी बनाता है तो उसमें वो डीपीएसपी के जो भी निदेशक तत्व है उसको ध्यान में रख करके बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह संविधान निर्माण का मार्गदर्शिका का काम करता है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतंत्र जो हम पढ़ते हैं, प्रस्तावना में पढ़ते हैं ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, तो वो जो है उसको फॉलो करवाता है राज्य को। ठीक है। जैसे अनुच्छेद 40 है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में है। उसी प्रकार से जैसे शराबबंदी है, लोक स्वास्थ्य से संबंधित है। यह भी पूछ देगा कि शराबबंदी केमा अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में लागू किया जाता है, तो अनुच्छेद 47 के तहत। उसमें लोक स्वास्थ्य को सुधार करने की बात होती है। तो ये क्या होता है कि राज्य पर छोड़ दिया जाता है। अब राज्य की इच्छा है कि उसको वो लागू करे या ना करे, लेकिन राज्य का कर्तव्य बनता है कि अपने वो राज्य के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करे। ठीक है। अगर वो नहीं भी करता है, अगर किसी को वृद्धा पेंशन देना है, गरीबी, जो भी विकलांग हैं उनको विशेष जो है फैसिलिटी देना है, तो वो राज्य पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखते होंगे कई बार विद्यालय में जो है पोशाक वितरण होता है, बालिका को साइकिल दिया जाता है, कई साल नहीं भी दिया जाता है, कई साल जो है छात्रवृत्ति दिया जाता है, कई साल नहीं भी दिया जाता है। तो ऐसा इसीलिए चूंकि वह आपका राज्य का नीति निषेधक तत्व का पार्ट बन जाता है, जो कि वह न्यायालय में वाद योग नहीं है। अगर आपको नहीं दिया राज्य तो आप जा करके उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। करेंगे भी तो इस पे वाद योग नहीं है। जैसे एक टीचर का मामला था, समान काम समान वेतन का, तो अनुच्छेद 39 को कहते हैं समान काम समान वेतन के तहत, यानी सभी लोगों को समान वेतन देना है। तो पहले जो पुराने समय में जो 2002 में जो बीपीएससी के द्वारा टीचर हुए थे, उनकी सैलरी आज के डेट में 80-85 हजार है। ठीक है। और वही नियोजित शिक्षक की मैक्सिमम सैलरी 40,000 तक है। ठीक है। तो दोनों के बीच में कह सकते हैं बहुत बड़ा अंतर है, गैप है। तो कई बार जो है शिक्षक समूह ने वहां पे आंदोलन किया, धरना दिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन राज्य में लास्ट में निर्णय क्या आया? तो ये राज्य जो आपका शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है और ये राज्य निर्णय लेगी, वो अपने संसाधन के अनुसार देगी। ठीक है। और राज्य सरकार ने सीधे मना कर दिया, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो ऐसा इसीलिए चूंकि यह पार्ट आपके मौलिक अधिकार का नहीं था, यह पार्ट आपके डीपीएसपी का पार्ट था। ठीक है। चूंकि यह न्यायालय में वाद योग नहीं है, अगर राज्य की इच्छा होगी तब वो देगा, नहीं इच्छा है तो आप कहीं जाइए, आपके पक्ष में हो सकता है निर्णय आ भी जाए, नहीं भी आए तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, मेल और फीमेल को भी समान वेतन तो है ही, बाकी जो दोनों के बीच में था, पुराने टीचर नए टीचर के बीच में जो गैप था उसको, उसके लिए केस किया गया था। चलिए, तो डीपीएसपी को समझाने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया उसको, बाद बाकी आप लोग समझ गए क्या हम समझाना चाह रहे थे। अब देखिए भूमिका
राज का नीति निदेशक तत्व क्या है? राज के नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लोक कल्याणकारी राज की स्थापना करना। तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा तत्व निहित है, वो है आपका लोक कल्याणकारी राज्य। अब कहिएगा लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? मतलब ज्यादा से ज्यादा जनता का हित हो, ज्यादा से ज्यादा जनता का। डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने बोला ना, राज के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तथा संविधान के उद्देशिका में वर्णित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जो उद्देशिका जो प्रस्तावना है जो कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया था। ये तीनों शब्द कहां से लिए गए थे? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कहां के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व कहां के संविधान से लिया गया था? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। तो ये सब याद रखिएगा और यही सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तक लोगों को पहुंच सुनिश्चित करना है, यानी जो आर्थिक न्याय है, जैसे लोगों को रोजगार के अवसर मिलना, जैसे मनरेगा के तहत गरीब लोगों को रोजगार दिया जाता है ना 100 दिन का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। वो क्या है? तो वो भी एक जो है आपका डीपीएसपी का ही पार्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो वही कहता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मेन रूप से जनता तक पहुंचाना राज के नीति निदेशक तत्व का मुख्य लक्ष्य होता है। यहां तक समझ गए होंगे। अब आते हैं, अब देखिए संविधान में इसका क्या यूज है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शक की संज्ञा दी है, क्योंकि जो भविष्य के सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य के लिए प्रेरित करती रहेगी, ठीक है। तो उस समय जब संविधान बन रहा था तो चूंकि जो मौलिक अधिकार तो दे दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार, लेकिन जो उस समय सरकार नहीं दे सकती थी तो उसको उन्होंने क्या किया था, डीपीएसपी में डाल के छोड़ दिया था कि जो जो संसाधन बढ़ेगा त्यों तो वह मूल अधिकार का पाठ होता जाएगा, ठीक है, या संविधान के अन्य भाग में उसको डाला जाएगा। जो भविष्य के सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करने हेतु क्या करेगी, प्रेरित करेगी। अब आ जाइए भारतीय संविधान में डीपीएसपी वही राज के नीति निदेशक तत्व का वर्णन भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण लाइन। तो डीपीएसपी का वर्णन कहां से कहां तक है? लास्ट में बीपीएससी आया सर, हाँ बीपीएससी आया। अब कह रहा है वेतन समान कर लो, एग्जाम दे लो। तो अब देने के लिए तैयार नहीं है पुराने वाले। अब वास्तव में मेहनत तो करना पड़ेगा ही। जो बरसों से उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है तो उनको पास करना तो इतना आसान काम नहीं होगा इस एग्जाम को। जो करेंट स्टूडेंट्स है वो जब डरे हुए हैं तो जो पुराने हैं जो बरसों से या तो कभी पढ़े ही नहीं वो कहां से पास करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये भी है। तो जो भी है सरकार का जो भी है इच्छा है, अब हम लोग आप लोग क्या कर सकते हैं। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इसमें डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। के में भाग में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 36 से 51 तक, ठीक। अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इतिहास क्या है इसको लेकर के। अब बहुत ही ढंग से हमने शॉर्ट में नोट्स बनाया है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। ये सारा जो भी नोट्स हम आपको पढ़ाते हैं हिस्ट्री पॉलिटी, ये सारा नोट्स मेरे द्वारा ही बनाया गया है। बहुत जल्द इसका बुक भी मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। अब देखिए इतिहास। बीएन राव की सलाह पर ऐसे अधिकार जिन्हें संविधान निर्माण के समय देना समय बीएन राव की सलाह पर ऐसा दिया गया, ऐसे अधिकार जिन्हें संविधान निर्माण के समय देना जो था सक्षम नहीं था, ये गलती लिख दे, सक्षम नहीं था। तो वैसे अधिकार को नीति निर्देशक तत्व में रख दिया गया ताकि सरकारें जब सक्षम हो तो धीरे धीरे इन उपबंधों को लागू करे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ऐसे इसमें अधिकार रख दिए गए जो आने वाले समय में लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं भारतीय संविधान में राज के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण तो नहीं किया गया है, वहां पर किसी प्रकार का पार्टीशन नहीं किया गया है, किंतु इसको व्यापक रूप से देखते हुए इसे निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है।
और विभाजित करके इसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। कौन कौन सा तत्व है इसमें? तो एक आपका गांधीवादी तत्व दिखेगा, दूसरा समाजवादी तत्व दिखता है, तीसरा उदारवादी तत्व दिखता है। जो आपके डीपीएसपी का जो पार्ट है उसमें अगर आप बांटेंगे जो 36 से 51 तक है, तो उसमें आपको यहां पर 3 भागों में बांट करके इसको अपने मन से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई संविधान में बांटा नहीं गया है, लेकिन अपने समझने के लिए ये जरूरी है। अब आ जाइए गांधीवादी सिद्धांत क्या है। ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। कई बार पूछेगा कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या चीज से संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो गांव में जो स्थानीय स्वशासन है, ग्राम पंचायत है, वो आपका अनुच्छेद 40 के तहत ही है, डीपीएसपी का ही पार्ट है। उसके बाद कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43। यानी जो घरेलू उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसको बढ़ावा देने की बात यहां पर की गई है अनुच्छेद 43 में। ठीक है, अनुच्छेद 43 में ठीक है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43। एससी एसटी अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 के तहत किया गया है। ठीक है, एससी एसटी अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, जो भी एससी एसटी वर्ग है उनको लेकर के शिक्षा और आर्थिक हित की बात यहां पे की गई अनुच्छेद 46 के तहत। मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधि निषेध, अनुच्छेद 47। अगर पूछेगा कि बिहार में शराबबंदी किस अधिनियम के तहत किया गया है, ठीक है, किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 47 के तहत किया गया है। ठीक है, शराबबंदी, मादक द्रव्य और हानिकारक औषधियों का निषेध, तो ये याद रखिएगा अनुच्छेद 47 के तहत किया गया है। बात तो सही बोला है आपने कि आईएएस को 20 साल बाद अगर परीक्षा देने के लिए, 20 साल क्या 2 साल बाद ही दिया जाए, अगर वो छोड़ चुका होगा तो उससे नहीं निकले। ठीक है, 20 साल बहुत होता है। जो बीपीएससी अधिकारी बन चुके हैं, ठीक है, उनको 1 साल बाद ही फिर से अगर परीक्षा देने दिया जाए तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत बिरले होते हैं जो कंटिन्यू रखते हैं अपने आप। ठीक है, चूंकि सब कुछ अपडेट करना होता है, भूलने का चीज है, ब्रेन है यहाँ, वो तो बात है ही, तो पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और देखिए एडुकेशन में है तो आपको एक ललक होनी चाहिए शिक्षा अध्ययन करते रहने का, तो आप समाज में भी जो है अच्छे टीचर के रूप में जाने जाएंगे। और रही बात सैलरी अगर अच्छी हो जाती है, टीचर का पूरा दिन ही जब एडुकेशन से जुड़ जाएगा, अन्य काम में जब नहीं वो करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके अंदर नॉलेज लेने की क्षमता या कह सकते हैं कि लालसा बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तो 1500 वाले शिक्षक थे मैक्सिमम लोग नियोजित शिक्षा मित्र, तो उन लोग वो तो बस बेचारे ऐसे ही ज्वाइन कर लिए थे। तो अब उनको धीरे धीरे अब पढ़ना पड़ रहा है समय के अनुसार, तो मुश्किल तो कम है ही। अब देखिए दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 48 के तहत। ठीक है, जो भी दुधारू पशु हैं, गाय है या जो भी है जानवर, तो उसको वध नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 48 के तहत। तो ये सब आपके गांधीवादी तत्व, हरिजन को लेकर के गांधी जी जो थे बहुत ज्यादा सक्रिय थे, हरिजन शब्द भी दिया था, हरिजन सभा भी बनाया था, जैसे हमने बताया था आपको गांधीवादी चरण में। तो यहाँ पे गांधीवादी जो विचारधारा है उसके तहत हम ये सब कह सकते हैं। समाजवादी विचारधारा में इन सिद्धांतों का उद्देश्य समाजवादी स्वरूप को बनाना, लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना, और इसके तहत क्या क्या दिए गए, देखिए लोक कल्याणकारी राज हेतु सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, अनुच्छेद 38। समान न्याय निःशुल्क सहायता, यानी जो गरीब व्यक्ति हैं अगर वो वकील नहीं रख सकते हैं तो उनको विधिक सहायता भी दिया जाता है। समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39(1) के तहत भी दिया गया है। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, अनुच्छेद 39 भी। धन का समान वितरण करने की बात अनुच्छेद 39C में कहा गया है। बस ये सब सुन लीजिए, बाकी जो पूछेगा हम एम्फेसाइज करेंगे।
धन का समान वितरण हो गया। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41। ठीक है, यानी जैसे मनरेगा के तहत आपको काम दिया जाता है, आपको पढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाता है, आपको जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको वृद्धा पेंशन या जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है लोक सहायता। तो ये सब भी आपका सामाजिक कह सकते हैं, समाजवादी जो डीपीएसपी का पार्ट है उसके तहत। काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, जैसे आप कहीं काम करने जाते हैं तो वहां का जो वातावरण होना चाहिए वो काम करने लायक होना चाहिए। ठीक है, काम अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, आप लोग बातचीत बहुत करने लगते हैं। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का, प्रसूति मतलब समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो जो महिला जो वहां पे प्रसूति महिला है तो उनको भी क्या किया जाता है कि उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से सहायता प्रदान किया जाता है। कार्यकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो भी मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी देना है। जैसे न्यूनतम मजदूरी 18,000 फिक्स है, 18,000 से कम किसी को नहीं देना है, चाहे वह कोई भी काम कर रहा है उसको 18,000 से कम। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो आपको देगा 4-5 हजार ही सैलरी, लेकिन साइन जो करवाता है या जो रजिस्टर्ड है वो 18,000 से कम पे साइन नहीं करवाएगा आपसे। ठीक है, क्यों? चूंकि वह न्यूनतम मजदूरी निर्वाह है सरकार के तरफ से। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी का पार्ट है तो सही से लागू नहीं होता है। अब आते हैं पोषाहार स्तर, अच्छा ये छूट गया। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना, उद्योग जो आपका सहकारिता जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी या उद्योग के प्रबंधन मैनेजमेंट में जो मजदूर हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना है। पोषाहार स्तर, जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधी वही है, शराबबंदी वगैरह जो है किया जाता है, तंबाकू निषेध, ये सब अनुच्छेद 47 के तहत किया जाता है। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत क्या? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। ठीक है, समान नागरिक संहिता, यानी आप 3 तलाक का मुद्दा पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत उसको रिजॉल्व किया गया समस्या को, तो यही है समान नागरिक संहिता। चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, ऐसे क्या था कि जो इस्लाम में है तो उसमें शरीयत का कुछ कानून है भारत में, तो उसको फॉलो किया जाता है। तो अब क्या हुआ कि 3 तलाक के मुद्दा में अब मुस्लिम लोगों को भी जैसे हिंदू लोग का डाइवोर्स का जो सिस्टम था वही अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता के तहत ही 3 तलाक का मुद्दा को रिजॉल्व किया गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपका हिट लिस्टेड रहता है, जो अभी करंट में चलता है मुद्दा वो सब आपको यहां से पूछ देता है। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यानी एक देश एक नागरिक के आधार पर सबको एक कानून के तहत रखना। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रबंध, ये आप लोग से पूछ सकता है, अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 45 के तहत क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु, यानी आंगनबाड़ी वगैरह में जो आप देखते होंगे बाल वाटिका आंगनबाड़ी ये सब जो होता है उसमें 6 वर्ष से कम, प्ले स्कूल कह सकते हैं, उसमें 6 वर्ष के कम बच्चे के आयु को पढ़ाया जाता है, खिलाया भी जाता है, पोषण भी, उसको पोषाहार भी दिया जाता है। तो ये सब जो है आपका अनुच्छेद 45, ये आप लोग सीटेट में भी पढ़े होंगे और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मान के चलिए कि आपको ये कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपके एग्जाम में। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 45। एक दिन हम पूरा फिर से आपका जो एडुकेशन का हिस्ट्री है, ठीक है, अंग्रेज समय से अभी तक का पूरा नई शिक्षा नीति तक पढ़ा देंगे। 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पे 3 से 4 क्वेश्चन वहां से डालेगा ही डालेगा, क्योंकि आपका एग्जाम में टीचर बना रहा है। तो किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ है प्राचीन समय से, वो हमने नोट्स आपको अच्छे से भेज दिया है, उसको आपने देखा होगा, उसको आप लोग अच्छे से, जैसे कोठारी कमेटी बनी, ठीक है, अभी तक 3 शिक्षा नीति बन गई है, 1968 में, 1986 में, फिर 2020 में। ठीक है, तो वो तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल हम समझा देंगे। तो 3-4 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे यहां से आपको दे देगा। ठीक है, और ये मतलब बीपीएससी को कभी हल्का से नहीं लीजिएगा, ये स्टेट का एग्जाम नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन उठा के डाल दिया, इसका प्रॉपर टीम होता है और वो बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जब सेट करेंगे तो वो हर एक आयाम को लेकर के सेट करेंगे कि एक योग्य टीचर को हम निकालें, एक योग्य जानकार व्यक्ति को निकालें। तो कभी भी आप सोचिएगा कि ऊपर ऊपर पढ़ करके निकल गए तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी अगस्त मंथ में। ठीक है,
कृषि एवं पशुपालन का संगठन एवं वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर उनका विकास करना, अनुच्छेद 48। यानी यहाँ पे आपको वैज्ञानिक पद्धति भी अपनाना है कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 48 के तहत। पर्यावरण संरक्षण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि अभी का समय जो है पर्यावरण बचाने का समय है और ये बहुत ज्यादा हॉट, अभी देख रहे टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है, तो ये सब कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के ही कारण हो रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A अति महत्वपूर्ण है। जितने भी वन्य जीव हैं या पर्यावरण का संरक्षण करना है उसको 48A के तहत ही करना है। 48A के तहत करना है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है डीपीएसपी का। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण भी करना है अनुच्छेद 49 के तहत। राज्य का दायित्व है कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं उसको बचा करके रखना है। उसके बाद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका ना ही न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी और ना ही न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करेगा, अनुच्छेद 50 के तहत। अति महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50 में किया गया है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण वीवीआई का स्क्वायर है ये, वीवीआई यानी कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र निकाय होगी या पृथक्करण किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 50। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 51। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के तहत। याद रखना है आपको, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 51 के तहत। अति महत्वपूर्ण है। 36 से 51 मेन आपका हो गया। मेन समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 39। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45। शराबबंदी 47। वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण 48A। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि 51। और 51 को आपको पता ही है, मौलिक कर्तव्य में हम लोग पढ़ेंगे। वो मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है और उसको 51 को में रखा गया है। वो डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, वो अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये तो अनुच्छेद के बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब इसका क्या महत्व है, डीपीएसपी का महत्व क्या है? तो कई विचारकों के कथनों द्वारा डीपीएसपी के महत्व का पता चलता है। तो डीपीएसपी के बारे में जो विचारक हैं वो क्या बोलते हैं वो सुन लीजिए। भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का साधन कहा है। ये अति महत्वपूर्ण लाइन है। अगर पूछेगा कि किसने राज्य के नीति निषेधक तत्व को आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का साधन कहा है, तो उनका नाम है BR अंबेडकर। इन्होंने कहा, ये भी बहुत बड़े संविधानविद हैं और भारतीय संविधान के जनक ही हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। KM पनिकर बोलते हैं यह आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने में सहायक है। जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें समाज को इसमें महत्ता दी जाती है और यह क्या करेगा कि आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद को लाएगा। एक अंग्रेज संविधानविद हैं, वो क्या बोलते हैं? ग्रेडविल ऑस्टिन, ठीक है। डीपीएसपी संविधान की मूल आत्मा है तथा सामाजिक क्रांति का साधन भी है। यह भी लाइन अति महत्वपूर्ण है। तो कई बार डायरेक्ट लाइन देकर पूछेगा किसने कहा है। संविधान का दर्शन किसमें निहित है? तो आपके डीपीएसपी में आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। पूछेगा कि भारतीय संविधान में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा डीपीएसपी के द्वारा। उसके बाद लोक कल्याणकारी कार्यों का ये आधार भी है। न्यायपालिका के लिए ये क्या है? पथ प्रदर्शक है। इसी के आधार पर न्यायपालिका बहुत सारे निर्णय भी लेती है। तो न्यायपालिका के लिए भी यह पथ प्रदर्शक है। कई संविधानविद इस डीपीएसपी के पार्ट की आलोचना भी करते हैं, इसका विरोध भी करते हैं। काहे करते हैं, क्या रीजन है वो भी जान लीजिए। जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो पहला तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब मान के चलिए आपको समान काम समान वेतन का अनुच्छेद 39 के तहत दे दिया गया,
लेकिन आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। न्यायालय में गए, आपको वहां पे नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तर्कहीन व्यवस्था है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। संवैधानिक टकराव का भी माध्यम बन जाता है। संविधान में मूलभूत तो है किंतु लागू करने के साधनों का स्पष्ट विवरण नहीं है। केटिसा, एक चेक जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। हो सकता है पूछ दे किसने कहा है डीपीएसपी को यह एक ऐसा चेक है जिसको कि बैंक के सुविधा अनुसार भंजाया जाता है या अदा किया जाता है, तो केटी शाह ने बोला था। केटी शाह ने क्या बोला, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार यानी सरकार के सुविधा अनुसार ही बनता है। वास्तव में सही बोला था उन्होंने, केटी शाह। चलिए अब आते हैं बिहार के संदर्भ में जो आपका डीपीएस, चूंकि आप तो बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, तो यहां पे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको पूछा जाएगा। वो देखिए क्या है, बिहार में जो डीपीएसपी का क्रियान्वयन हुआ है वो 1950 जैसे पूरे देश में हुआ है उसी के साथ बिहार में भी हुआ है। बिहार में 1950 के बाद नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किया गया है। उसके बाद भूमि सुधार अधिनियम जो लागू किया गया है ये डीपीएसपी के ही तहत। ठीक है, तो 1950 ईस्वी में अनुच्छेद 38-39 के आधार पर ही आपको भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था। भूदान अधिनियम 1954 में आया, ये भी डीपीएसपी का ही पार्ट है। चकबंदी अधिनियम 1957 में आया। हदबंदी अधिनियम 1966 में आया। अब आप लोग सोचिएगा ये चकबंदी और हदबंदी क्या है। ठीक है, तो देखिए चकबंदी और हदबंदी क्या है वो समझ लीजिए। जैसे आपकी जमीनें हैं, 1 कट्ठा यहाँ, 2 कट्ठा वहां, 4 कट्ठा वहां, यानी कम से कम 15 जगह में जमीन है और जमीन आपके पास 2 बीघे का प्लॉट है यानी 40 कट्ठे का है। तो ये क्या करेगा चकबंदी के तहत कि आपका जमीन एक साथ कर देगा और दूसरा व्यक्ति का आपके बगल में था उसको एक साथ कर देगा, इकट्ठा कर देगा। लेकिन बिहार में इसको लागू करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि जो जहां रहता है उसको लगता है वही उसके लिए वो जमीन वो छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे चकबंदी अधिनियम तो आया लेकिन सही से इसका क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ, तो 1957। उसका हदबंदी है, एक निश्चित सीमा तक ही एक व्यक्ति को जमीन दे सकता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 5 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। तो अभी भी आप देखिएगा कि एक व्यक्ति के नाम पे सारी जमीन नहीं रहते हैं। ठीक है, अगर रहेगा तो हदबंदी अधिनियम के तहत उसकी जमीनें सरकार ले लेगी। ठीक है, तो एक हद कर दिया गया, हद लिमिटेशन कर दिया गया कि आप उससे ज्यादा किसी व्यक्ति के नाम से जमीन नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अधिनियम बनाने वाले भी लोग जो थे वो जमींदार ही थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना बचाव निकाल लिया। चूंकि आपके राज्य में जितने भी राजनेता हैं, नेतृत्वकर्ता नेता हैं, मैक्सिमम नेता आजादी के समय भी जमींदार घराने से ही थे और ये आजादी के समय ही बहुत सारा अधिनियम बना है, तो वो अपना उपाय निकाल लिए और सही से ये सब लागू नहीं हुआ। आज भी जिसके पास 1000 बीघा का प्लॉट है उनके पास ही है। ठीक है, तो इसको सही ढंग से अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया गया। चलिए, हरित क्रांति का प्रारंभ एवं कृषि विकास कार्यक्रम आईएडीपी के आधार पर। अब देखिए समान काम समान वेतन, ये सब जो अनुच्छेद है वो संबंधित है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम, ये सब हो गया। बिहार में वृद्धावस्था में आपको पेंशन जो दिया जाता है अनुच्छेद 41 के तहत, दुर्घटना का मुआवजा दिया जाता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चिकित्सा सहायता कोष योजना, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, भिक्षावृत्ति निवारण योजना, ये सब आपको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोक कल्याण किया जा रहा है। बिहार में प्रसूति हित जो महिला होती हैं, लाभ अधिनियम, कारखाना अधिनियम 42 को लागू किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 180 दिन के लिए लीव दिया जाता है, छूट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ममता कार्यक्रम के तहत जो है महिलाओं को जो है पोषाहार पोषण कार्यक्रम के तहत भोजन वस्त्र ये सब दिया जाता है। बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून अनुच्छेद 45, 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे को। उसके बाद आपका साइकिल पोशाक योजना, ये सब क्या है, डीपीएसपी का ही पार्ट है। अनुच्छेद 48 के अनुसार कृषि पशुपालन पर्यावरण संरक्षण वन जल जीवन हरियाली मिशन पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत बिहार में लागू है, अनुच्छेद 48 के तहत। शराबबंदी किस अधिनियम के तहत लागू है बिहार में, तो अनुच्छेद 47 के तहत।
और ये कब से लागू है, तो 2016 से लागू है। लेकिन कितना जमीनी स्तर पर है वो तो सरकार को भी पता है और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी पता है, और आप लोग को भी पता है कि कितने लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, निष्कर्ष इस प्रकार हम पाते हैं कि अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद डीपीएसपी ने लोक कल्याणकारी राज की दृष्टि से एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई है तथा राज्यों और न्यायपालिका को एक पथ प्रदर्शक की तरह दिशा निर्देश देने का काम किया है, जिससे लोगों का सर्वाधिक हित सुनिश्चित हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही निष्कर्ष है कि डीपीएसपी क्या करता है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है और न्यायपालिका को एक पथ प्रदर्शक के रूप में चलिए SSA अमीन चकबंदी का काम करेगी, करने दीजिएगा तब न करेगी। जनता यहाँ का इतना चालाक है कि बिहार की जनता ये सब होने ही नहीं देती है। ठीक है, आप दूसरे का जमीन आप दूसरे जगह लीजिएगा, अपना जमीन छोड़िएगा तब तो आप कहेगा नहीं एक ही 10 धुर भी है तो हम यहीं पकड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नियम है, क्या कीजिएगा, डीपीएसपी का पार्ट है, सरकार जबरदस्ती तो करेगी नहीं। चलिए, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो इतना सीखा हमने कि जो डीपीएसपी है राज्य का जो नीति निषेक तत्व है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और भाग 4 में इसका वर्णन है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, शराबबंदी, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब जो है ये सब पूछेगा, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यही सब पूछेगा आपको। ठीक है, तो उसको हमने बता दिया, 1-2 बार आप लोग भी 2-4-5 बार देख लीजिएगा। अब आप लोग क्या कीजिए कि सेट प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी हमने तो बहुत पहले डाल दिया था, बहुत लोग बनाए भी होंगे, जो नहीं बनाए वो अब बना लीजिए, हमारे सामने में बनाइए, हमारे साथ बनाइए। ठीक है, आप ही लोग जवाब दीजिएगा, हमको जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब। और ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट में जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग खुद जो है अब सारे क्वेश्चन को जवाब देने लायक हैं। आप लोग खुद जवाब दीजिए। चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेक तत्व को कहां से लिया गया है? अभी हमने बार बार चर्चा किया कि कहां से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? आयरलैंड, बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का। चलिए, आप लोग 10 रुपया जीत चुके हैं। चलिए, आयरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम एक भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आप लोग खुद बनाइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेक तत्व का उल्लेख है? बताइए। अनुच्छेद कौन बोल रहे हैं? 34 से 51। हाँ, 36 से 51। थोड़ा दिख नहीं रहा है, बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है? देखिए, ये आपका जो सेट है ना, आपका जो ऑनलाइन सेट देते हैं उसी का हमने पीडीएफ निकाल लिया है। कई लोग बोल रहे थे सर पीडीएफ दे दीजिए, तो हम कहे फिर पीडीएफ दे देंगे फिर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाइएगा, तो पता कैसे चलेगा कि आप कितना सही बना रहे कितना गलत? हमको पढ़ाने वक्त में हम दे देंगे, ठीक है, जिस दिन जो पढ़ाएंगे वो दे देंगे, लेकिन कोशिश क्या कीजिए आप लोग खुद बनाइए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, किधर गया किधर गया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना। तो मेन उद्देश्य तो क्या है इसका? डीपीएसपी का जो मेन उद्देश्य है क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए तो, संविधान में राज्य के नीति निषेक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है?
राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक लोकतंत्र बिल्कुल नहीं, सामाजिक लोकतंत्र बिल्कुल नहीं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य है। हमने पहले ही बताया था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना डीपीएसपी का प्रमुख उद्देश्य है। आराम से बनाइए, क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से फंसाता है। वहां आप पढ़े हुए रहते हैं फिर भी गलत बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को बैंक की सुविधा अनुसार वाला चेक कहा? तो अभी तुरंत हमने बताया था, वो व्यक्ति कौन थे? कौन थे वो व्यक्ति? केटी शाह थे। ठीक है, तो पूछ दिया। देखिए, ऐसा नहीं था कि हमने इसको देख करके ही बोला था, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में। तो किसमें दिया जाता है कल्याणकारी राज्य के लिए? तो नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद्य योग्य है, वाद्य योग्य नहीं है? और आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत लोग मोबाइल खोल के आंसर निकाल लिए हैं पीडीएफ का और ताबड़तोड़ बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बदल देंगे तुरंत इधर। हम नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है वाद योग नहीं, क्या हो जाएगा? तो वाद योग नहीं है। न्यायालय में वाद योग है? नहीं है, इसको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, वाद योग है ही नहीं। समझ गए? एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें? मौलिक अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में। एक कल्याणकारी राज्य का निर्देश किसमें निहित है? बी, मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार कहां से आ जाए? गर्मी में दिमाग हैंग कर गया बहुत लोग का, मेरा भी कर रहा इधर है। नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? मूल अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन कभी नहीं किया जा सकता, कुछ का नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। कुछ का, हाँ, कुछ का हनन किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ का। ठीक है, अब आते हैं, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अभी तुरंत बताए थे 51 में। तो राज के, अब देखिए ये चैप्टर है तो यही से क्वेश्चन रहेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? एक प्रकार का राज का नीति निर्देशक तत्व का ही पार्ट था ना, अनुच्छेद 39 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक का शब्द? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही अनुच्छेद 50 में है, अभी तुरंत बताए थे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बिल्कुल सही। धर्मनिरपेक्ष राज्य की ना, सरकार को विकास में, ये बिल्कुल यही। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? तो भाग 4 में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? बस वही राज्य का नीति। ये सब क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, यही सब क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा? निम्नांकित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ये तो है ही 14 वर्ष के बच्चों, ये भी है। निजी संपत्ति की समाप्ति, ये नहीं है। निजी, ये आपको समाप्ति ये नहीं है। ठीक है, तो यहां पूछा नहीं है, तो निजी संपत्ति की समाप्ति आपका नहीं है।
14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ठीक है, ये तो है ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बन रहा है सारा प्रश्न, और आप लोग ऑनलाइन सेट जो होता है ना वो भी बना लिया कीजिए, ठीक है। राज का नीति निषेध तत्व नहीं है, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, ये तो अभी, ये तो आपका कर्तव्य में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो नहीं है। और देखते हैं कमजोर श्रेणी, ये तो है ही। कार्यपालिका ये भी है, ये नहीं है आपका। वैज्ञानिकों के मनोभाव का विकास, ये आपका मौलिक कर्तव्य में है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, ये आपका मौलिक कर्तव्य का पाठ है, इसीलिए 17 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। किसी नीति निषेधक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय शांति, आय की असमानताओं को कम से कम करना। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत की स्थापना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 18 का बताइए, 18 का आंसर क्या सही है? क्या पूछ रहा है कि किस नीति निषेधक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? आय की असमानताओं को कम करना। प्राय समाजवादी, तो समाज को लेकर के चलना, तो ये भी है आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है। तो मेन रूप से यही होना चाहिए, समाजवादी इसी को माना गया, ठीक है, अनुच्छेद 40 को ही, ठीक है, ग्राम पंचायत, तो यही मारिए। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? बताइए। श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, बताइए क्वेश्चन नंबर 19। तो गांधीवादी, तो जो गांव का जो सपना था पंचायती राज व्यवस्था का, वो गांधीवादी ही सिद्धांत है, ठीक है। तो स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में, चूंकि गांधी जी चाहते ही थे कि जनता शासन करे स्थानीय स्तर से, तो इसलिए गांधी का जो सिद्धांत है उसमें आपका स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निषेधक तत्व का महत्व किसके लिए है? अब बताइए। नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, किसके लिए नीति निषेधक तत्व का महत्व है? तो सबसे ज्यादा राज्य के लिए, क्योंकि यह राज्य को ही निर्देश दिया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका? राज्य। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू? एक ही राज्य है जहां टोटली समान नागरिक संहिता है, वो है आपका गोवा। सबसे धनी राज्य, प्रति व्यक्ति आय वाला भी है, सबसे छोटा राज्य भी है गोवा। महाराष्ट्र के बगल में है गोवा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों का किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने? तो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को। बनाइए, 23 नंबर बनाइए। निःशुल्क समान न्याय संहिता जो है, विधि सहायता प्रावधान जो है, किसके तहत है? तो 39A के तहत, ठीक है। कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको न्यायिक सहायता मिलेगा निःशुल्क, चूंकि वह केस लड़ नहीं सकता है तो उसको न्यायिक सहायता दिया जाता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत? ये तो बार बार चर्चा कर रहे हैं, अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति? अभी तुरंत बताएं। आप लोग समझ गए ना, क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कैसा भी क्वेश्चन बनाएगा आपके थ्योरी से ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेधक तत्व में शामिल है? मानव के देह व्यापार होना चाहिए और बड़ा श्रम का प्रतिषेध, ये तो नहीं है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये है। जो मानव के देह व्यापार और ये तो बला श्रम पे प्रतिशत, ये तो आपका मौलिक अधिकार का पाठ था ना, ठीक है, तो ये तो नहीं है। तो ये नीचे वाला है आपका,
क्योंकि शराबबंदी इसी के तहत हमने बताया तो केवल 2, क्या हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन नंबर सी क्यों मारे, 1 और 2 कैसे होगा, केवल 2 होगा। वो तो हमने मौलिक अधिकार में बताया था ना, मानव को देह व्यापार या दुर्व्यापार लिख दिया है, या आपका बलात्सर्म, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य नहीं, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये है, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिए ये भी है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है। पूछ रहा है नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, काम का अधिकार तो है, सूचना का अधिकार, समान कार्य तो ये नहीं है, सूचना का अधिकार नहीं है, इसके तहत सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 28 का बी, ठीक है। समान कार्य हेतु समान वेतन तो है ही अनुच्छेद 39 के तहत। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान 42 के संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्व में नहीं जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें समान शोषण, युवाओं और बच्चों की सुरक्षा ये भी है। हाँ, समान आचार संहिता जो है ये नहीं जोड़ा गया, ये याद रखिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भाग हो, तो समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बौद्धिकवादी, तो उपयुक्त सभी, ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन का सेट भी कर लिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से डीपीएसपी समझ में आ गया होगा। अगर अब समझ नहीं लगा है तो माफ कीजिएगा, आपको समझाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा अन्य लोगों को भी। ठीक है, ठीक है। और एक बार आप लोग को फिर से हम थैंक्स बोल दें कि आप लोगों ने मेरा जो है एडवर्टाइज स्टेटस में डाला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हम पे फेथ करते हैं इसके लिए भी, और हमारी बातों को अगर कुछ बोलते हैं, अगर बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आप ही के लिए बोलता हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।